यूनिट 3 का नाम है सप्लाई। ये सबसे छोटा यूनिट है। तो देखो सप्लाई का सबसे पहले तो मीनिंग आपको बताया था कि सप्लाई क्या होती है। तो इस बार हम प्रोड्यूसर हैं। अभी तक तो क्या होता है, डिमांड में या कंज्यूमर में हम कंज्यूमर हैं, लेकिन इसमें हम प्रोड्यूसर हैं, फर्म है, हम सामान बेचते हैं। तो अलग अलग प्राइजेस पर जो हम अलग अलग क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, मतलब जो हमारी विलिंगनेस है और जो हम बेच सकते हैं, जो हमारी एबिलिटी है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सप्लाई डिनोट कर रहा है। तो आप ये जो पूरा बादल देख रहे हैं कि 10 रुपये का प्राइस है तो मैं 100 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ, 100 रुपये का प्राइस है तो 400 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ, 150 रुपये का प्राइस है तो मैं 700 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली एक मतलब सप्लाई को डिनोट कर रहा है कि हम अलग अलग प्राइजेस पर अलग अलग क्वांटिटीज़ बेचना चाहते हैं और बेच सकते हैं, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। बाकी ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि हम सप्लाई को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल डिमांड की तरह ही फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। अब कौन से फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? देखो, पहला फैक्टर तो होता है प्राइस। प्राइस वेरी सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो मैं फिर उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दूंगा, वेरी सिंपल। दूसरा होता है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड या रिलेटेड गुड। अब इसमें क्या होता है कि मान लो मैं प्रोड्यूसर 2 गुड्स बनाता हूँ, टी शर्ट और जीन्स। तो टी शर्ट और जीन्स आपस में कॉम्पिटिटिव गुड है। अब मान लो मेरे जीन्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं जीन्स की सप्लाई बढ़ाऊंगा। तो जीन्स की सप्लाई बढ़ाने की वजह से ऑटोमेटिकली मेरी टी शर्ट जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्पिटिटिव गुड है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो फिर हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, तीसरा फैक्टर होता है कॉस्ट। वेरी सिंपल, कॉस्ट मतलब खर्चा। अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा गुड्स को बनाने का तो फिर जनरली हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि अगेन इनवर्स रिलेशन है ना। चौथा टेक्नोलॉजी, ये भी सिंपल। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपका खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा तो आप सप्लाई ज़्यादा करोगे। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, घिसी-पिटी मशीनें यूज़ करते हो, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और फिर आपको सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो ये भी सिंपल पॉइंट हो गया। इसके अलावा कई बार सरकार टैक्स लगा देती है आप पर, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो अगर सरकार ने टैक्स लगाया तो फिर आप सप्लाई कम कर दोगे क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर सरकार आपको सब्सिडीज़ देगी, आपको असिस्टेंस देती है, तो उस केस में आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई फिर ज़्यादा कर देते हो। इसी तरह नंबर ऑफ़ फर्म्स। अब किसी मार्केट में बहुत सारे फर्म्स हैं तो फिर सप्लाई ज़्यादा होगी। कहीं पर बहुत कम फर्म्स हैं, मान लो एक ही फर्म है, तो फिर सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसी को अगर हम एक सप्लाई फंक्शन में शो करें तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी कि सप्लाई किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? प्राइस ऑफ गुड एक्स से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, टेक्नोलॉजी से, अदर फैक्टर से। अब इसी से लॉ ऑफ सप्लाई भी बन जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर हम अदर फैक्टर्स चेंज ना करें, जिसको बोलते हैं सेटरस पेरिबस, तो प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन को ही बस लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, जो एक क्वालिटी दिखाता है, जो एक रिलेशन बताता है। तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। बाकी बात करें सप्लाई कर्व की और सप्लाई शेड्यूल की, आपको बताया था वेरी वेरी सिंपल। सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग मतलब बढ़ता हुआ कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप के साथ, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और सप्लाई शेड्यूल भी एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जो डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो इसको बोल सकते हैं हम सप्लाई शेड्यूल। अब अगर सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ध्यान भी रखना है कि अगर सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज होता है, मान लो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई, तो हम कहेंगे एक्सपेंशन। या प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई भी चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ये वाले डायग्राम है ना। क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम कह रहे हैं एक्सपेंशन, क्वांटिटी कम हो रही है तो हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई, मान लो किसी और फैक्टर की वजह से, मान लो कॉम्पिटिटिव गुड का प्राइस कम हो गया या कॉस्ट कम हो गई, किसी भी रीज़न की वजह से सप्लाई बढ़ गई, तब हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। या कम हो गई तो हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, जिसको बोलते हैं या तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि प्राइस की वजह से चेंज हुआ या अदर फैक्टर की वजह से चेंज हुआ। बाकी एक्सपेंशन का रीज़न बहुत ही सिंपल है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न वेरी सिंपल, प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन हाँ, अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो जाए, क्या पता कॉस्ट कम हो जाए, क्या पता टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, क्या पता एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए, क्या पता सब्सिडी बढ़ जाए। तो इन सब रीज़नों से सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल सेम एज डिमांड की इलास्टिसिटी, सप्लाई की भी इलास्टिसिटी होती है। तो जैसे हम डिमांड में इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, वैसे हम सप्लाई में भी इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। और सप्लाई में भी इलास्टिसिटी मेजर करने का फॉर्मूला भी सेम है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डिग्रियां भी सेम है। तो देखो 5 डिग्रियां क्या थी, लेट्स रिवाइज। 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तीसरा था मोर देन इलास्टिक, यानी कि क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कम है। लेस देन इलास्टिक, यानी क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज़्यादा हो गया। और यूनिट इलास्टिक, क्वांटिटी में जितना चेंज है उतना ही चेंज प्राइस में है, दोनों का चेंज बराबर है। तो 5 डिग्रियां होती हैं इलास्टिसिटी की, और इनको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं जो सेम है, वो भी आपके लिए अच्छी बात। पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड हो गया Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। और आर्क इलास्टिसिटी का भी सेम हो गया जो आपने डिमांड में पढ़ा था, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। यहाँ पर P0 का मतलब है ओल्ड प्राइस, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, Q0 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी और Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी। तो देखो पूरा सेम हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। और इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें भी 80% फैक्टर सेम है। जैसे पहला है टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम होगा आपके पास तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, कम टाइम होगा आपके पास तो इलास्टिसिटी कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड अगर आपको लगती है कि बढ़ेगी तो फिर आप ऐसे में अपनी सप्लाई कम चेंज करोगे तो आपकी सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। तीसरा, अगर आप फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हो पहले से तो सप्लाई चेंज नहीं हो पाएगी, इनइलास्टिक रहेगी। और अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, आपकी सप्लाई चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, तो सप्लाई इलास्टिक रहेगी। और अगर रॉ मटेरियल आपको आसानी से नहीं मिलता तो फिर आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, तो सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। फैक्टर सब्सटीट्यूशन, आप अगर लेबर और मशीन को आपस में सब्सटीट्यूट कर लोगे, आसानी से कर लोगे, तो सप्लाई चेंज कर सकते हो, तो इलास्टिक हो जाएगी। और अगर आपको फैक्टर सब्सटीट्यूशन मुश्किल होता है आपके लिए चेंज कर पाना, तो फिर सप्लाई भी मुश्किल होगा चेंज कर पाना, तो इसीलिए सप्लाई की इलास्टिसिटी कम होगी, इनइलास्टिक रहेगी। तो मतलब बहुत से फैक्टर्स सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैक्टर मूव कर सकता है, अगर आसानी से कर सकता है तो सप्लाई इलास्टिक होगी क्योंकि आप चेंज कर दोगे, और आसानी से नहीं कर सकता तो फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी कम होगी, लेस देन 1, है ना। अच्छा, इलास्टिसिटी के डायग्राम्स भी पता होने चाहिए, कई बार शेप पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो देखो 5 डिग्रियों के, 0 का मतलब है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन्फिनिटी का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है फ्लैटर सप्लाई कर्व। और फ्लैटर सप्लाई कर्व की खासियत ये होती है कि अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो वाई एक्सिस को कट करेगा, जो आप देख रहे हो तीसरे डायग्राम पे ऊपर कोने में। इसी तरह चौथा, लेस देन 1 स्टीपर। लेस देन 1 में खासियत ये होती है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। और इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, इसकी खासियत होती है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी के आपके ये भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि इस वैल्यू पर सप्लाई कर्व कैसा बनता है। तो हमें 5 डिग्रियां पता होनी चाहिए, 5 डिग्रियों की वैल्यू और 5 डिग्रियों की डायग्राम का नाम विद प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली सप्लाई के अंदर आपके सारे पॉइंट्स थे।